क्वेश्चन भी डाले इतिहास के एक ग्रुप में, तो उसमें एनालिसिस किया हमने कि इतिहास को लेकर छात्रों के अंदर जो पकड़ होनी चाहिए वो है नहीं। सच में केवल और केवल फैक्ट की दिशा में ही छात्रों की पकड़ है। जो कॉन्सेप्ट है वहां से प्रश्न अक्सर गलत हो रहे हैं, अक्सर। उसमें कोई भी हो, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि इस पे एक क्लास ही किया जाए और अच्छे से ली जाए। लिखिएगा। एक क्या, अब लगातार 17 मार्च तक मेंस की क्लास तो चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ हम पीटी पे भी फोकस और ज्यादा तेजी से करेंगे। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा आते ही हैं इतिहास से, ठीक है। और जो वर्तमान समय में जितनी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से चलती हैं वो आयोग से एकदम 360 डिग्री इतर है, एकदम इतर। इसलिए हमने कहा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं और भी कई लोग मेरे साथी भी हैं, तो फिर यही निष्कर्ष हुआ, शाम को एक मीटिंग हुई कि ठीक है करते हैं। लिखिएगा, 1830 में राजा राममोहन राय, क्वेश्चन पेपर में सर इतिहास के सबसे ज्यादा प्रश्न आए। इतिहास के हमेशा ही प्रश्न आते हैं, 25 से 30 सवाल हमेशा ही रहते हैं, हमेशा हमेशा, ठीक है। हाँ, इनका हमेशा ही रेशियो रहता है। और इतिहास में सबसे ज्यादा कथन कारण के सवाल बनते हैं। आयोग बनाएगा कथन कारण का, दो ही विषय हैं, एक इतिहास एक पॉलिटी, ठीक। ज्योग्राफी से आपसे जलवायु और मानसून से बना सकता है, और कहीं है ही नहीं, फैक्ट है डायरेक्ट। और इतिहास में मॉडर्न इंडिया से चाहे प्राचीन इतिहास से सब जगह से आप कथन कारण में सवाल उठा सकता है, ठीक। जैसे कि आज हमने एक प्रश्न डाला था कि प्लासी का युद्ध क्या निर्णायक युद्ध के रूप में शामिल हुआ। इतिहासकार का एक का स्टेटमेंट है, और उसमें हमने कई प्रकार के ऑप्शन दिए थे। हमने कहा कि भारत विजय का रास्ता प्रारंभ हो गया था, और एक ऑप्शन ये भी डाला था। ज्यादातर छात्रों ने इसी को लगा दिया है। आप जब इस इतिहासकार के स्टेटमेंट के साथ में जब चीजों को अध्ययन करेंगे जाके, तो आप देखेंगे कि 1857 के जो वो सॉरी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार होगा या भारत के विजय के रास्ते खुल चुके थे। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, नहीं, आप ये कह ही नहीं सकते। इसका सही उत्तर था कि भारत में अंग्रेजों को एक बड़ा भूभाग मिल चुका था, यानी कि बंगाल पर उनका आधिपत्य हो गया, और एक जनसंख्या भी बहुत बड़ी मिल गई। अगर उनके लिए इतना ही आसान था तो जितने गवर्नर जनरल आए, चाहे 1764 के विजय के बाद भी जितने भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने भारत में अन्य प्रकार की नीतियों का निर्माण क्यों किया आके? जैसे कि सहायक संधि हो गई, जैसे कि हड़प नीति हो गई, जैसे कि रेलवे का विकास हो गया, और भी कई चीजें आपको अंग्रेजों की नीतियां देखने को मिलेंगी। तो आप एक लाइन में इसका ये उत्तर तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती हैं क्या हाँ अंग्रेजों का भारत विजय का रास्ता खुल गया। उनके सामने लगातार चुनौती थी, उनके लिए एक मराठा भी बहुत बड़ी चुनौती थी,
तृतीय पानीपत युद्ध में अगर मराठाओं का पतन नहीं हुआ होता तो ये मान के चलिएगा अंग्रेजों को चुनौती कोई भारत में दे सकता था तो वो मराठा दे सकते। अंग्रेजों के लिए दक्षिण भारत एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा था। चाहे मैसूर से जब ये युद्ध कर रहे थे, आप देखेंगे कि सलवाई की संधि के बारे में पढ़ेंगे तो एक इतिहासकार लिखता है कि सलवाई की संधि अंग्रेजों की अपमानजनक संधि थी। एक इतिहासकार का स्टेटमेंट। क्यों अपमानजनक है? क्योंकि जो सल्सीट एवं बसीन जो पहले ही अंग्रेजों को मिल रहा था, मराठा पहले ही दे रहे थे, और मराठाओं ने कहा था कि हमारा जो घरेलू विवाद है इसमें मत पड़िएगा, तब भी अंग्रेज उसमें लिप्त हो गए थे। और इसके बाद में मराठाओं से उनका कड़ा जोर मुकाबला हुआ, अंतोगत हुआ उन्हें सलवाई की संधि करनी पड़ी। मराठाओं पहले बिना संधि के मिल रहा था और क्षेत्र तो वही मिला, तो अपमानजनक थी। क्योंकि आप ही ने शुरू किया, आप ही संधि के लिए तैयार हो गए, इसलिए अपमानजनक थी। युद्ध का मतलब होता है हार एवं जीत, और आपने ना हारा, युद्ध लड़ा, प्रारंभ किया, ना आपने हारा ना जीता, बीच ही में आपने बंद कर दिया, इसलिए अपमानजनक थी संधि। और इसी के तहत में आप देखेंगे कई प्रकार की नीतियां अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के क्षेत्र में अंग्रेजों के जो भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने लागू की, और इसके तहत में भारत को धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार कर सके। इसलिए प्लासी का युद्ध, मान लीजिएगा प्लासी का युद्ध जीत लिया था, एक मिनट, प्लासी का युद्ध जीत लिया, अगर बक्सर का युद्ध हार जाते तो क्या होता? तो क्या प्लासी का युद्ध निर्णायक साबित होता? बताओ। एक कारण हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या निर्णायक साबित होता? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बताओ होता या नहीं? हार जाते तो। दूसरी चीज, अगर दक्षिण भारत में जितने क्षेत्रीय राजा थे वे गठजोड़ अगर बना लेते, मराठा हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब मिल जाते एक साथ आके, तो अंग्रेजों को चुनौती मिल जाती, और भी क्षेत्रीय राजा मिल जाते आके, तो अंग्रेजों को एक बड़ी चुनौती मिल जाती भारत में, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार का रास्ता रुक जाता। इसलिए निर्णायक कहने का अर्थ यह है, यहां पर प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के पास में, अंग्रेजों को एक बड़ा भूभाग मिल गया, बंगाल। क्या मिला? बंगाल एक बड़ा भूभाग के रूप में। ठीक, मेरी बात को समझो, बंगाल एक बड़ा भूभाग के रूप में इनको मिल गया, यहां पर इनको आबादी मिल गई, यहां से इनको राजस्व मिल गया। आबादी से क्या हुआ? क्या अपनी सेना में लोगों को भर सकती है, यानी कि एक सेना भी तैयार कर सकती है। इसलिए 1757 का जो प्लासी का युद्ध है वो निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसका उत्तर ये बिल्कुल नहीं है क्या आप ये कह दें एक लाइन में कि भारत विजय का रास्ता खुल चुका था। नहीं, अभी अंग्रेजों के पास में एक नहीं हजारों चुनौतियां थी। मराठा था, अब्दाली था, दक्षिण भारत में चुनौतियां थी, और भी क्षेत्रीय राजाओं की चुनौतियां थी। इसीलिए तो ये अगर इतना ही आसान था तो ये नीतियों का प्रयोग क्यों कर रहे थे? चाहे हड़प नीति हो जाए, चाहे सहायक संधि हो जाए, और जो भी लेके आई है वो सारी नीतियों का प्रयोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि रास्ता आसान नहीं था, इसीलिए। ठीक, खैर चलिएगा। तो बात समझ में आई आप लोगों को? उसका उत्तर क्या है निर्णायक युद्ध कहने का अर्थ? आप कहेंगे एक बड़ा भूभाग मिल गया था,
और आबादी मिल गई। ठीक है, यूपीएससी का सवाल है, मेरा नहीं है, यूपीएससी का। चलिए, किसी को कोई समस्या? चलो, अब प्रश्न पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे ब्रह्म समाज पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो आप लिखिएगा, राजा राममोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद इस संस्था की बागडोर इसके बाद इस संस्था की बागडोर आचार्य रामचंद्र विद्या बगीश के हाथों में थी। के हाथों का मतलब यही अब संस्था का संचालन कर रहे थे, मेरी भाषा में हम लिखा रहे। ठीक है, के हाथों में थी। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इस संस्था का संचालन 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इस संस्था का संचालन द्वारकानाथ टैगोर ने किया। द्वारकानाथ टैगोर ने किया। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में 43 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था का संचालन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था का संचालन किया। स्टार बना के लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी भी निकाली थी।
अब लिखिएगा तत्, यहां तक हो गया, आप लोग पहले लिख लीजिएगा, यहां तक हो गया। सभी लोगों का एक बार बताइएगा, सभी लोगों का हो गया? एक मिनट, हम चार्जिंग लगा रहे हैं। एक सेकंड, हम तब तक चार्जिंग पर लगा रहे हैं। हुआ? शाइस्ता जी, आप नहीं लिख रही हैं क्या? अनिल जी, आप नहीं लिख रही हैं? अब हेडिंग डालिएगा तत्वबोधनीय सभा के सदस्य, तत्वबोधनीय सभा के सदस्य। एक जगह हमने द्वारकानाथ टैगोर लिखाया, एक जगह हमने देवेंद्रनाथ टैगोर लिखाया। हेडिंग दीजिएगा तत्वबोधनीय सभा के सदस्य। कई बार पूछा गया है इसमें सदस्य कौन कौन शामिल थे, ठीक है, इनको जरूर याद रखना। तत्वबोधनीय सभा के सदस्य लिखा रहा हूं, ना कि ब्रह्म समाज की, ठीक है। जब इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब इसकी ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी, इससे पहले उन्होंने तत्वबोधनीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है, यह भी याद रखना। तो तत्वबोधनीय सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो लिखिएगा राजेंद्र लाल मिश्र, राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त, राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे तत्वबोधनीय सभा से, बोधनी सभा से। तत्वबोधनीय सभा के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, ठीक। और सदस्य कौन कौन है, तो आप कहेंगे राजेंद्र राजेंद्र लाल मिश्र, राजेंद्र लाल मिश्र, लाल मिश्र, और कौन है, तो आप कहेंगे कि अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त, और कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये किसके सदस्य हैं, तो आप कहेंगे कि भाई तत्वबोधनीय सभा के सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ,
तत्वबोधनीय सभा की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1839 में। किसने की थी? तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो आप कहेंगे जब इन्होंने ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी। इससे पहले इन्होंने तत्वबोधनीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की कमान कब संभाली? तो आप कहेंगे 1843 ईस्वी। ये जुमा जुमा पर रटा होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब ब्रह्म समाज की कमान किस किसने संभाली, एक बार ये बात को समझ लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। 1830 में इंग्लैंड कौन? राजा राममोहन राय चले गए। इसके बाद में 1830 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र विद्या बगीश ने, इनके 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद में इनकी भी 1833 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है राजेंद्र वो रामचंद्र विद्या बगीश की। और रामचंद्र विद्या बगीश की जब मृत्यु हो जाती है तो कौन कमान संभालता है? तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो द्वारकानाथ टैगोर। और द्वारकानाथ टैगोर के बाद में कौन? तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आप कहेंगे तत्वबोधनीय सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनीय सभा की जब स्थापना की थी समाज को सुधारने के लिए, तत्वबोधनीय तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली थी। तत्वबोधनीय सभा से कौन कौन सदस्य जुड़े हुए हैं? याद रखना, राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इतनी चीजें आप लोगों को जुमा पे ही होनी चाहिए। क्लियर है? बताइएगा। है? यहां तक बात सभी लोगों को क्लियर है? एक एक लोग बोला करो, चुप मत बैठा करो। कोई प्रश्न उठा, जब तक ये नहीं बोलोगे कि हाँ क्लियर है, तब तक क्या होगा कि आपने सुन लिया, प्रश्न उठेगा नहीं दिमाग से। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो, ठीक है। आपने देखा कि हाँ किताब में हमने पढ़ा था, अब जो किताब में पढ़ा है उतने ही पे आप घूम रही हैं, अब बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बोलो भाई, है? कोई हम ऐसा नहीं कर रही है, वही बेसिक चीजें हैं, यहां आपको मिल जाएंगी आसानी से चीजों को पढ़ने के लिए। नहीं, वॉइस म्यूट नहीं हुई है। म्यूट हुई है क्या? आपके तरफ से हुई होगी, मेरे दर से नहीं। हाँ चलिएगा। हाँ हो सकता है किसी ने कर लिया हो, इसलिए मैसेज भी आता है। यस, किसी और ने किया होगा तब भी मैसेज आ जाता है। कोई हो सकता है ऐसे ही खोल के रख दिया हो और नहीं सुन रहा हो, इसलिए, और कोई कारण नहीं। अब देखिएगा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में केशव चंद्र जो सेन थे, जो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ लिखिएगा। अब देखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने अभी 1843 ईस्वी में, अब 1856 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर कहां चले गए? तो आप कहेंगे पहाड़ियों पर चले गए, यानी कि अब दीन दुनिया को छोड़ दिया एक तरीके से। तो 1856 में ब्रह्म समाज की कमान केशव चंद्र सेन संभालती है। केशव चंद्र सेन संभालती हैं, ठीक। अब यहां से ब्रह्म समाज की कई शाखाएं और निकल के आएंगी। तो 1856 तक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज के रूप में जानी गई। मैं क्या कह रहा हूं, शब्द पकड़ना, ठीक है। यहीं से सवाल आएगा कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब से हुआ? तो केशव चंद्र सेन ने कमान संभाली तब से, ठीक। 1856 नहीं दिया जाएगा, नाम मिलेगा,
नाम मिलेगा कि ब्रह्म समाज का विभाजन किसके हाथ में कमान जाने से प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे केशव चंद्र सेन। ठीक, हेडिंग डालिएगा, यहां पर लिखिएगा, हेडिंग मत डालिएगा, यहां पर लिखिएगा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन ने कमान संभाली। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार भी इन्हीं ने किया था। ठीक है, यह भी याद रखना। अब लिखिएगा, ब्रह्म समाज के विस्तार के लिए इन्होंने आंदोलन किए। ब्रह्म समाज के विस्तार के लिए इन्होंने आंदोलन किए। इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई। केशव चंद्र सेन से पहले ब्रह्म समाज केवल और केवल बंगाल तक ही सीमित था। केशव चंद्र सेन ने इसकी शाखाएं ब्रह्म समाज की बंगाल से बाहर भी, यानी कि इसका प्रचार प्रसार किया, इसके लिए आंदोलन किए, लोगों को जगाया। ठीक, और इसकी शाखाएं कहां आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, यहां भी। बंगाल में अकेले 63 शाखाएं खोल दी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इतने स्तर पर प्रचार किया इसका। तो लिख सकते हैं, केशव चंद्र सेन के समय बंगाल में 65 संप्रदाय, 65 शाखाएं खोली गई थी। अब लिखिएगा, लेकिन ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाने के कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ठीक, अब ब्रह्म समाज जो है वो कितने भागों में, ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। इन्होंने सबसे ज्यादा केशव चंद्र सेन ने प्रचार प्रसार किया। ठीक, और इसके बाद में ब्रह्म समाज इन्हीं के समय ब्रह्म समाज कितने भागों में, तो आप कहेंगे 2 भागों में बट चुका है। ठीक, कितने भागों में, 2 भागों में। अच्छा, कौन कौन धारा में गया, तो आप लिखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर
ने ब्रह्म देवे नई लाइन से लिखना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में ये स्टार बना के लिखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया था। आचार्य की पदवी से हटा दिया था। जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। जैसे आदि ब्रह्म समाज भी कहा गया। जैसे आदि ब्रह्म समाज भी कहा गया। आगे चलकर यही आदि ब्रह्म समाज आगे चलकर यही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया।